सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने यहाँ पे परमार एसएससी का पीवाईक्यू पार्ट 4 का नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेकर के, जो कि है फ्रेंड्स आपका 5th नंबर का लेक्चर। सो इसका हम लोग आज के इस वीडियो में जो है रैपिड तरीके से रिवीजन करने वाले हैं नोट्स के थ्रू, जिसमें कि दोस्तों आपका 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ ही साथ दोस्तों 2 आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो इन सभी को हम लोग जो है रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं। तो इसके पहले 4 लेक्चर का ऑलरेडी रिवीजन करवा दिया गया है। इस सीरीज़ में आपका टोटल 30 लेक्चर्स हैं, जिसमें कि इसके बाद आपका 25 लेक्चर बचेगा, जिसको कि हम लोग डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि कंप्लीट आपको करवा दिया जाए। हो सकता है कि कुछ दिन आपको एक्स्ट्रा लग जाए, जैसे 25 लेक्चर बचा है तो इसमें हो सकता है कि और कुछ दिन ऐड हो जाए, क्योंकि बीच बीच में आपका पता है कि आपका हॉलीडे वगैरह है, मतलब दीपावली आने वाला है। तो दीपावली में तो मेरे हिसाब से नहीं होगा ज़्यादा दिक्कत, लेकिन हाँ होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर फिजिकल है, ठीक है। तो मैं 2 दिन का गैप लूँगा, तो 2 दिन वीडियो नहीं आएंगी। और आगे बाकी छठ पूजा है, तो उसमें भी हो सकता है कि वीडियो नहीं आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरा जो सीरीज़ है जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवा दिया जाए, क्योंकि ये सीरीज़ आपका एसएससी बैंकिंग तो नहीं, लेकिन एसएससी और जो रेलवे एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरदान साबित होने वाला है। जो भी आपका एसएससी मेंस अभी होने वाला है, सीएचएसएल का हो गया या सीजीएल हो गया, उसमें भी ये हेल्पफुल हो सकता है। एंड रेलवे का जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें तो है ही, तो देख सकते हैं। बाकी ये हेल्पफुल सेशन आपके लिए होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारा, ठीक है, जिसका नाम है एमसीक्यू विजार्ड, मतलब आईडी है, ऐसा तो नाम उसका रोजगार रिवीजन से है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको भी डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली ये सर्च करके जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको लेक्चर खत्म होने के बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी कि कम से कम देखो, वीडियो आप लोग देखते हो तो लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि लाइक वगैरह करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करने में मज़ा आएगा। नहीं तो फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा 100-200 व्यूज़ के लिए, फिर हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम अगर आप वीडियो देखते हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो ग्रुप वगैरह में, ताकि जो बच्चों की नीड होगी वो भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा सभी लोग, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि हमारा जो वीडियो है वो बाकी बच्चों तक भी सजेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए बाकी आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की कस्बों और शहरों की प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता जो है वो कौन थी। तो जो भी सिंधु घाटी में कस्बे और शहरें थी, उसकी प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता को हम लोग गढ़ यानी कि सीटाडेल के नाम से जानते थे। अब ये दो जो भी आपका है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, उसमें अधिकतर जो आपके साइट्स थी, ठीक है, वो 2 पार्टों में विभाजित था, जिसमें कि एक है पूर्वी और एक है पश्चिमी। तो जो पश्चिमी वाला पार्ट था उसमें हायर क्लास के पीपल्स रहते थे, जैसे कि राजा महाराजा वगैरह, और जो लोअर है तो इसमें आपका किसान वगैरह जो वर्ग है, छोटे जाति के जो वर्ग है वो रहा करते थे, ठीक है। तो यही जो आपका विभाजन किया गया था उसको हम लोग सिटाडेल यानी गढ़ के नाम से जानते थे, जिसको कि हम लोग प्रमुख वास्तुशिल्प कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। एक आपका ऐसा साइट था जिसको कि 2 भागों में ना बांट करके 3 भागों में बांटा गया था, जो कि था फ्रेंड्स आपका धौलावीरा, जो कि आपका लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यहीं पे आपका जायंट वाटर रिजर्वर लोकेटेड था, ठीक है। एंड आपको बता दी, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था आपका शहरी सभ्यता था, ठीक है। कैसे हम लोग इस जाने की शहरी सभ्यता, क्योंकि टाउन मतलब जो भी चीज़ें थी वहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज थी, मतलब टाउन में जिस तरीके से होता है ऐसे नाले वगैरह ढके हुई थी, ग्रिड पत्ती से ईंट के मकान बने हुए थे, तो उसको देख करके हम लोग ये पता चल सका कि मतलब ये जो है आपका शहरी सभ्यता थी। बाकी इसमें एक और साइट है जो कि है लोथल, जिसको कि भोगवा नदी के किनारे जो बसा हुआ है, ये आपका प्रमुख बंदरगाह है, जो कि गुजरात में ये लोकेटेड है वर्तमान में अगर बात करेंगे तो। बाकी एक ऐसा साइट भी है जो कि बिना गढ़ का है, मतलब कि वहाँ पर कोई भी भागों में विभाजित, मतलब पूर्वी पश्चिम में ऐसे भाग बांटा नहीं गया, तो वो है आपका चंद हुदनो, ठीक है, चंद हुदनो या चंद हुदरो इसको बोलते हैं। तो ये आपका बिना गढ़ की साइट है, मतलब यहाँ पर कोई भी डिवाइड नहीं किया गया पूर्वी और पश्चिमी में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ऐसे अधिकतर जितने भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के साइट से उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक ऐसा साइट है जिसको कि 3 भागों में बांटा गया है, कौन सा है वो, धौलावीरा। एंड एक ऐसा साइट है जिसको कि कोई भी मतलब गढ़ में बांटा नहीं गया है, मतलब कोई भी पूर्वी पश्चिम डिवाइड नहीं किया गया है, तो वो है आपका चनहुद्रो। बाकी इसके अलावा याद रखिएगा सबसे पुराना अगर बात करेंगे साइट्स की, तो वो आपका यहाँ पर भिड़वाना हो जाएगा, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। एंड सबसे बड़ा अगर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा साइट्स की, तो वो आपका राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। एंड जहाँ पर काले कंगन मिले हैं वो आपका कालीबंगा, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। तो इतना अभी फिलहाल के लिए सिंधु घाटी के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परावर्तक यानी कि रिफ्लेक्टेड जो दूरबीन है, ठीक है, उसका आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है। तो देखिए, अगर रिफ्लेक्टेड पूछेगा, इसमें भी कई तरीके का होता है, अगर रिफ्लेक्टेड पूछेगा तो आइजैक न्यूटन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
तो रिफ्लेक्टेड अगर पूछेगा तो आपका आइजैक न्यूटन हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अगर पूछेगा तो आपका गैलीलियो हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपका रॉ मतलब कह सकते हैं रॉ टेलीस्कोप की अगर बात करेंगे तो रॉ टेलीस्कोप आपका जो है हंस लाइपर से आपका हो जाएगा, ठीक है। रॉ में मतलब कि उतना ज़्यादा जो है ये डेवलप नहीं था ये टेलीस्कोप, लेकिन एक रिफ्लेक्टिंग था जो कि आपका आइजैक न्यूटन ने किया। उसके बाद एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी आया जिसको कि गैलीलियो ने किया, ठीक है। एंड गैलीलियो ने ही जो है बृहस्पति के जो आपके मून्स हैं जैसे कि लो हो गया, यूरोपा हो गया, गैनीमेड हो जाएगा, उसके बाद कलिस्टो हो जाएगा, तो ये सब मून्स की जो है खोज किए थे जो गैलीलियो ने ही किया था, ठीक है। इसीलिए इनको जो है गैलीलियंस मून्स के नाम से भी जाना जाता है जो कि बृहस्पति का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा आपको बता दें क्रिश्चियन हाइजेंस के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने पेंडुलम घड़ी, संतुलित स्प्रिंग यानी कि बैलेंस्ड स्प्रिंग, जो भी आपका सैटर्न के आसपास जो छल्ला बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, उसका खोज भी क्रिश्चियन हाइजेंस ने ही किया था। बाकी यहाँ पर इन्होंने प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है यानी कि वेव थ्योरी भी, लाइट का वेव थ्योरी भी क्रिश्चियन हाइजेंस ने ही दिया था। तो क्रिश्चियन हाइजेंस के बारे में भी याद रखना है, पेंडुलम घड़ी, संतुलित रिंग, शनि के छल्ले, ठीक है। तो ये सब आपका क्रिश्चियन हाइजेंस ने दिया था। बाकी कैपलर के लॉ आपको याद रखना है। कैपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था, मतलब कैपलर ने ही दिया था ग्रहों के गति के नियम, जो कि लगभग 3 नियम दिए थे इन्होंने 1609 से लेकर 19 के बीच में। पहला लॉ आपका कक्षा से मतलब ऑर्बिट से रिलेटेड था, ठीक है। मतलब कि इसमें बताया गया था कि जो आपका एक सन है इसके चारों एक दीर्घ वृत्ताकार पथ है जिसमें कि आपका अन्य प्लानिट क्या लगा रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। दूसरा आपका एरिया वाला था, ठीक है, इसको सेकंड लॉ कहते हैं। एंड थर्ड आपका था फ्रेंड्स आपका टाइम पीरियड से रिलेटेड था, जिसमें कि बताया गया कि जो टाइम का स्क्वायर है, ठीक है, वो आपका जो ऑर्बिटल का जो है आपका मेजर रेडियस है। जैसे इसमें 2 रेडियस है, एक ये वाला रेडियस और एक ये वाला है, तो ये छोटा वाला आर है और ये बड़ा वाला आर है। तो जो मेजर एक्सिस का जो रेडियस है वो उसका क्यूब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, ठीक है, टाइम के स्क्वायर के। तो ये आपका जो है टाइम पीरियड के बारे में तो 3 लॉ बताया था इन्होंने, ऑर्बिट से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड और टाइम पीरियड से रिलेटेड, ठीक है। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणतंत्र दिवस के दौरान जो है बीटिंग रिट्रीट समारोह हर वर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बीटिंग रिट्रीट समारोह है ये आपका गणतंत्र दिवस पे आपका आयोजित तो होता है, लेकिन ये आपका जो है गणतंत्र दिवस का समापन समारोह होता है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह जो होता है वो गणतंत्र दिवस का समापन होता है। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है तो नई दिल्ली में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो आपका राजपथ है, ठीक है, वहाँ पे आपका होता है। एंड राजपथ पे ही जो है इस दिन जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और उनके द्वारा जो है यहाँ पर झंडा फहराया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं वियना कन्वेंशन संबंधित मतलब किससे है। तो वियना कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये आपका 1985 में हुआ था फ्रेंड्स। किस चीज़ के लिए हुआ था तो जो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर मतलब ओजोन परत का जो क्षय हो रहा था तो उसके बचाव के लिए जो वियना कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपका प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए ये जो आपका हुआ था, ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा बहुत अगर बात करेंगे तो ओजोन लेयर कहाँ पर पाया जाता है तो ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि 35 किलोमीटर के रेंज में ये होता है, ठीक है। बाकी ओजोन दिवस भी हम लोग 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। मोटाई अगर बात करेंगे ओजोन की तो मोटाई इसको डॉप्सन में मापते हैं। एंड ओजोन आपका क्या होता है तो मतलब ओजोन का क्षय मेजरली आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन्स, ये जो गैसें हैं जो कि आपका रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से निकलता है जो कि आपका ओजोन को क्षय करता है। सो इसको हम लोग जो है रोकने के लिए यहाँ पर किए थे वियना कन्वेंशन। और इसमें यही बात कहा गया था कि हम लोग CFC वगैरह का जो है कम से कम इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारा ओजोन है वो सिक्योर रह सके, सुरक्षित रह सके, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर ऑस्ट्रिया के बारे में यही याद रखना है कि यहाँ पर एक ओपेक है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में ही है, लेकिन हेडक्वार्टर होने के बावजूद ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है ओपेक, ठीक है। बाकी अभी हाल ही में जो है अंगोला नाम का एक राष्ट्र है जिसने ओपेक की सदस्यता छोड़ी है, तो ये करंट अफेयर्स में अक्सर पूछ सकता है, तो इसको अब याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कई सारे सम्मेलन हुए थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए रामसर सम्मेलन हुआ था जो कि 1971 में ईरान में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है आर्द्र भूमि के बारे में बात किया गया था, ठीक है, जो कि 2 फरवरी 1971 को था। उसी दिन से हम लोग जो है वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मॉन्ट्रियल एक याद रखना है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कि कनाडा में 1987 में हुआ था, ठीक है, जिसमें कि मतलब CFC की जगह पर HFC का जो यूज हुआ था, सो उसको भी यहाँ पर जो है हटाने के बाद कहा गया था कि नहीं, HFC भी जो है CFC की तरह ही घातक है, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रियल जो आपका कन्वेंशन हुआ था
कनाडा में 1997 में, उसमें ये बात कहा गया था। ठीक है, उसके बाद आपका एक मिनीमाटा सम्मेलन हुआ था जो कि जापान में हुआ था, मर्करी पॉइजनिंग से हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मतलब कि विरोध करने के लिए जो है, मतलब इसका जो है मतलब कम करने के लिए जो है मिनीमाटा सम्मेलन हुआ था जापान में। ठीक है, एक हुआ था रियो सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का एक रियो डी जेनेरियो शहर है, वहाँ पे ये हुआ था कन्वेंशन। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान में 1997 में हुआ था। बेसल सम्मेलन की बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। इसमें इसका मेन मोटो था कि जो भी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ के जो सीमा पर स्थान था, मतलब जो भी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को भेज देते थे, तो उस पर नियंत्रण लगाने के लिए जो है ये कन्वेंशन आया था, मतलब सम्मेलन हुआ था, बेसल सम्मेलन जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसके बाद एक हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसमें कि दोस्तों पीओपी पर रोक लगाने के लिए बात किया गया था। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है परसिस्टेड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, यानी कि अनवरत जैविक प्रदूषक को रोकने के लिए जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, और अगर बात करेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में, तो ये जो है नाइट्रेट को मतलब रोकने के लिए जो है यहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उपन्यास रावण आर्यव्रत का शत्रु किसके द्वारा लिखा गया। तो ये कल ही हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो रावण वगैरह हो गया या भगवान से रिलेटेड जितने भी हो गए, तो वो आपका अमीश त्रिपाठी के द्वारा लगभग मतलब एक लॉजिक लगा के हम लोगों ने याद किया था कि जिसमें भी भगवान वगैरह का नाम होगा या फिर मतलब इस तरीके से था कि जो रावण वगैरह था वो आपका अमीश त्रिपाठी के द्वारा उपन्यास लिखा गया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल भी देखा था। बाकी रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ब्लू अम्ब्रेला हो जाएगा, द रूम ऑन द रूफ हो जाएगा, रोड्स टू मसूरी हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा कुछ चर्चित यहाँ पर उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद सलमान रुश्दी की बात करेंगे तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सैटनिक वर्सेज, उसके बाद आपका ग्रीमस, उसके बाद मूर्स लास्ट साई। तो ये सब आपका सलमान रुश्दी के द्वारा। एंड किरण देसाई के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। तो आई होप दोस्तों कि सेशन आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है। तो कम से कम देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा सेशन आपको लग रहा है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी, मतलब कितना वृद्धि देखने को मिला था। तो लगभग अगर बात करेंगे दोस्तों तो 17.64% के आसपास जो है यहाँ पर देखने को मिला था जनसंख्या में वृद्धि। नंबर में बात करें तो 0.1764। ठीक है, और बात करें फ्रेंड्स उस समय जो 2011 का जनगणना हुआ था, तो उस समय जो हमारा भारत था वो चाइना के बाद सेकंड नंबर पे था, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उसके मामले में सेकंड नंबर पे था, लगभग 121 करोड़ यानी 1.251 बिलियन। 2001 में अगर बात करेंगे तो ये आपका 181 मिलियन था। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग ये 17.7% के आसपास यहाँ पर जो है वृद्धि देखने को मिला था फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी वार्षिक वृद्धि दर यानी कि ईयरली ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 1.64% था, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि बताइए मतलब 2001 से 2011 के बीच में वार्षिक वृद्धि दर कितना था लगभग, तो 1.64% आपको याद रखना है। बाकी अधिकतम भी पूछता है कि बताइए अधिकतम जो है कौन से स्टेट में बढ़ा था, और मतलब कौन सा यूटी में बढ़ा था, और न्यूनतम कहाँ पे बढ़ा था, तो वो भी याद रखना है। अधिकतम अगर बात करेंगे तो मेघालय जो आपका स्टेट है वहाँ पर देखने को मिला था लगभग 27.8% ग्रोथ रेट। ठीक है, एंड वहीं दादर नगर हवेली की बात करेंगे तो 55.5%। ये अगर यूटी में पूछेगा तो ये हो जाएगा, स्टेट में पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी परसेंटेज अगर नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये स्टेट और यूटी याद रखना है कि मेघालय जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट था, और यूटी में आपका दादर नगर हवेली, और न्यूनतम में अगर बात करेंगे तो ये आपका नागालैंड हो जाएगा, जिसमें कि आपको माइनस में आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला था, लगभग यहाँ पर जो है माइनस में 0.47% था। बाकी एक पूछ सकता है यहाँ पर ग्रेट डिवाइड ईयर किसको कहते हैं, मतलब कौन सा था, तो 1921, क्योंकि इसमें जो है बढ़ने के वजह यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो घट गई थी। ठीक है, बाकी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि ये भी इंपॉर्टेंट है कि बताइए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब देखने को मिला था। तो 1971 से 81 के बीच का जो सेंसस हुआ था उसके बीच में यहाँ पर जो है सर्वाधिक दशकीय यानी कि डेक्लर ग्रोथ आपको देखने को मिला था पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इतना सब चीज़ आपको यहाँ पर जो याद रखना है। बाकी और भी कुछ अगर आगे क्वेश्चन आएगा 2011 जनगणना के बारे में, सो हम लोग यहाँ पर देखते रहेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को यहाँ पर आपको रट जाना है, क्योंकि जो भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इन सब चीज़ से ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, सही कथन के बारे में चुनना था। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड आपको याद रहना चाहिए कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, इस फॉर्म में होता है, ना कि ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है,
इस फॉर्म कहने का मतलब देखिए इसमें काफ़ी सारे जो है पोषक स्तर या फिर लेयर होता है जिसमें कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से जो यहाँ पर अपना भोजन बनाते हैं, फिर यहाँ से ऊर्जा का स्थानांतरण जो है सेकेंड लेयर में जाता है जो कि मात्र 10% ही हो पाता है, ठीक है। फिर यहाँ से होता है तो फिर इसके बाद ये इसके बाद वाला जो लेयर में जाता है तो इसमें फिर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है जो कि 10% होता है। फिर इसके बाद ऐसा है तो अगर देखेंगे ऊपर जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर यहाँ पर जो है घट रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे बहुत सारे थे तो इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ तो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा जीव, ठीक है। उसके ऊपर फिर जाएगा तो यहाँ पर कम, फिर उसके बाद ऐसे जाएंगे तो ऊपर में यहाँ पर भी कम देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है चेन सिस्टम आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये उसी का यहाँ पर है, ठीक है। बाकी ऊर्जा का स्थानांतरण याद रखना 10% होता है एंड ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। और बैक्टीरिया जो है अपघटक होता है DFC, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सर ने भी बोला था कि आगे इसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन बोर्ड है कि किसकी खोज जो है GN रामचंद्रन ने की थी। तो GN रामचंद्रन की बात करेंगे तो उन्होंने कॉलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल संरचना था उसका यहाँ पर खोज किए थे ये GN रामचंद्रन ने, ठीक है। बाकी कॉलेजन की बात करेंगे तो ये आपका 1955 में किया गया था, ठीक है। मतलब ये जो है आपका अधिकतर प्रोटीन इसमें पाया जाता है जो कि मतलब त्वचा जो आपका संयोजी ऊतक होता है उसमें ज़्यादातर ये चीज़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कॉलेजन, ठीक है। ये जो हेलिकल संरचना है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ की। तो गोल्जी बॉडी आपको पहले ही बताया गया कि कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। बाकी कोशिका का जो द्रव मोज़ेक मॉडल है इसको सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो कोशिका का द्रव मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन। बाकी ये जो आपका कोलेजन की ट्रिपल हेलिकल संरचना है वो आपका GN रामचंद्रन ने किया था, ठीक है। एंड जो गोल्जी बॉडी है जो कि भोजन को पैकेट के फॉर्म में बनाता है, ठीक है, ये कोशिका में ये मौजूद होता है। सो इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हुए यदि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उत्तर की ओर है और कंडक्टर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो देखिए ये तीनों चीज़ें क्या होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फ्लेमिंग के जो राइट हैंड यहाँ पर रूल है उसके हिसाब से तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चुंबक क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है, मतलब कि ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र जो अंगूठा जो दर्शाता है वो होता है, ठीक है। तो ये उत्तर की ओर है और जो कंडक्टर है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो धारा किस दिशा में होगी तो पश्चिम की ओर होगी। फ्रेंड्स याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। बाकी ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये फिगर में भी यहाँ पर ये दिखाया गया है। बाकी ये जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात करेंगे तो इसकी मतलब इसके बारे में विलियम फैराडे ने 1831 में बताया था। बाकी ये जो जनरेटर है फ्रेंड्स आपका फ्लेमिंग के तो जो दक्षिण हाथ है उसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि क्या बताइए कि यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बाकी मोटर के बारे में आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ वाला जो रूल है उससे पता चलता है, जिसमें कि मोटर क्या होता है तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर बोर्ड है 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह आज़ाद मतलब चंद्रशेखर आज़ाद और किसको जो है सैंडर्स की हत्या कर दी और एक पुलिस अधिकारी जो लाठीचार्ज में शामिल था और जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। मतलब कि देखिए बोर्ड है कि इनकी जो है फांसी की सज़ा दी गई थी 17 दिसंबर 1928 को। इन्होंने क्या किया था, हत्या कर दिया था, ठीक है। तो कौन कौन थे, भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ये जो थे इन्होंने सैंडर्स करके जो थे इनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि इन्होंने जो है साइमन कमीशन जो आपका हो रहा था, साइमन कमीशन गो बैक का नारा, तो काफ़ी सारे मतलब भारतीय जो विरोध करे थे उसमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो जेम्स स्कॉट नाम का एक यहाँ पर बंदा था जिसने लाठीचार्ज कर दिया था जिसके कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो इसी का बदला लेने के लिए जो है यहाँ पर ये जो तीन थे भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु, इन्होंने जो है यहाँ पर जा कर के सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जो कि इसमें शामिल नहीं था। मतलब मारना था इसको लेकिन गलती से मर गया ये सैंडर्स की हत्या, ठीक है। तो इसके विरोध में जो है इनको फांसी की फिर सज़ा दी गई थी 23 मार्च 1931 को और उसी दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। एक और दिन होता है जिसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि गांधी जी के मृत्यु जब हुआ था उसके दिन में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। बाकी भगत सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि भगत सिंह की जो एक आत्मकथा थी मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। भगत सिंह के बारे में ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की थी 1926 में। बाकी HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में तो आपको बता ही दिया था कि 1924 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसी के बाद आपका हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि 1928 में इसका हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी होता है जिसमें कि
महात्मा गांधी और इरविन के बीच काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पर हुआ था। कुछ बातें गांधी जी ने मानी थी, कुछ बातें इरविन ने माना था। लेकिन ये जो आपका फांसी का जो सज़ा था, ठीक है, ये भी मतलब रोकने की बात की गई थी इसमें, लेकिन इरविन ने मना कर दिया था, जिसके कारण से ये जो फांसी नहीं रुका था और इनको जो है शहीद दिवस के रूप में फिर इस दिन मनाते हैं, ठीक है। बाकी साइमन कमीशन कब हुआ था, तो 7 सदस्य थे इसमें, जिसमें कि 1928 में ये आपका आया था, ठीक है। और एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसी कारण से इसका विरोध हो रहा था, ठीक है। बाकी कराची अधिवेशन आपका 1931 में हुआ था, ठीक है। इसी में आपका जो है पूर्ण स्वराज का संपूर्ण मतलब के बारे में ये बताया गया था कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा, बाकी आगे भी आएगा तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 23 से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 23 और 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जिसमें कि 23 आपका जो है मतलब मानव तस्करी मतलब कि ह्यूमन का जो है व्यापार समझ सकते हैं मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो वो उस पर रोक लगाने के लिए मतलब बेगारी, और जो 24 था उसमें आपका बलात्श्रम, जिसमें कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो है मतलब जोखिम वाले कामों में नहीं लगवाना है, ठीक है। तो ये आपका जो है 24 में था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बाकी आर्टिकल 21 आपको याद रखना है। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार आपको दिया गया है, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे अधिकार जो हैं, जैसे कि आपका सोने का अधिकार हो गया, बिजली का अधिकार हो गया, उसके बाद आपका विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार जो है कैसे मिला, मेनका गांधी केस एक हुआ था उसके अंतर्गत, इसमें और एक और केस हुआ था AK गोपालन केस, तो वो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 21 के बारे में बस यही याद रखना है कि इसमें जो है जीने का अधिकार आपको जो है मतलब है, ठीक है। बाकी आर्टिकल नंबर 32 आपको याद रखना है कि इसको जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इसी में आपका जो है 5 प्रकार के रिट जो है जारी किया जाता है, जो कि आपका UK से लिया गया है, ठीक है। हिंदुस्तान जो हाई कोर्ट है आपका आर्टिकल नंबर 226 से जो है रिट जारी करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी संपत्ति का अधिकार के बारे में आपको याद रखना है कि संपत्ति का अधिकार जो था 44th अमेंडमेंट जब हुआ था 1978 में, तो इसको जो है मतलब जो मौलिक अधिकार था उससे हटा करके जो इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था, और इसको जो है पार्ट 12 और आर्टिकल नंबर 300A में इसको डाल दिया गया था वहाँ से हटा करके, ठीक है। मतलब पार्ट 3 में जो आपका मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया उसको हटा करके वहाँ से इसको पार्ट 12 में 300 आर्टिकल A में डाल दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 27 के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो है आपका बता दें आपको 25 से 28 आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका मौलिक अधिकार में आता है पार्ट 3 में, तो उसी में 25 से 28 का जो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, जिसमें कि जो 27 नंबर आर्टिकल है इसमें किसी भी धर्म के मतलब प्रमोशन के लिए, मतलब कि मान लीजिए कि उसका जो है आप प्रमोट कर रहे हैं किसी धर्म को, ठीक है, तो उसके लिए कर आपको नहीं देना है, इसकी स्वतंत्रता आपको जो है आर्टिकल नंबर 27 में बताई गई है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको जो है याद रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर उपलापू श्रीनिवास एक फिल इन द ब्लैंक्स वादक थे जिन्हें 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मतलब ओवरऑल पूछ रहा है कि उपलापू जो है श्रीनिवास कौन से मतलब कि चीज़ बजाते थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंडोलिन बजाते थे, जिसके लिए इन्होंने मतलब 1998 में इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बाकी वीणा के बारे में याद रखना है कि वीणा से जो संबंधित मोस्ट पॉपुलर पर्सन थे, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, औरंगजेब और समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए इसका चित्र है, ठीक है। बाकी समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना है कि इसी के शासनकाल में हरिसेन नाम का एक मतलब था, ठीक है, जिसने समुद्रगुप्त के लिए प्रशस्ति की जो है रचना की थी, और इसी को समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा था, किसने, VA स्मिथ ने, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है कि वीणा से संबंधित कुछ पर्सन जैसे APJ अब्दुल कलाम, औरंगजेब और समुद्रगुप्त। बाकी वायलिन के बारे में याद रखने का VG जोग, NR मुरलीधरन, MS गोपाल कृष्णन, लाड़गुड़ी जयराम, ठीक है। तो ये आपका वायलिन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बोला कि इस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो 61वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत जो है मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। बाकी आपको याद रखना जो भी संविधान संशोधन होता है वो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 368 जो कि पार्ट नंबर 20 में बात किया गया है। बाकी ये संविधान में संशोधन की बात जो है कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको जो लिया गया है। बाकी ये जो 61st अमेंडमेंट हुआ था 1998 में हुआ था, लेकिन इसको जो मतलब कि अप्लीकेबल कब से हुआ था, तो ये 1989 से हुआ था, ठीक है। उस समय जो है जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो आपका बहुसदस्यीय बना था। बहुसदस्यीय का मतलब है कि इसको बहुत सारे जो है काम मिले थे, इसीलिए इसको बहुसदस्यीय बनाया गया था 1989 में, ठीक है।
बाकी आपको याद रखना है कि जो संविधान में संशोधन होता है वो 3 तरीके से हो सकता है आपका। एक तो साधारण बहुमत से, एक हो सकता है विशेष बहुमत से, और एक हो सकता है विशेष बहुमत प्लस में राज्यों की सहमति। मतलब कि जितना भी टोटल राज्य है, जैसे कि 28 है, तो उसमें से लगभग आधे राज्यों का सहमति होना चाहिए, तब जा कर के आपका जो है संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये जो आपका विशेष बहुमत है और ये जो आपका विशेष बहुमत प्लस में राज्यों की सहमति, तो इसमें अगर आप इसके तहत अगर आप किसी चीज़ को सुधार रहे हैं तो उसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 368 में चेंजेस करना पड़ेगा। बाकी अगर आप साधारण बहुमत से चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए 368 में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो है आपका साधारण बहुमत से संविधान संशोधन अगर आप करते हैं तो वो आपको ये नहीं माना जाएगा कि वो आर्टिकल 368 से, वो सिंपल आप कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से उसको जो है संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपको पंचायत का मतलब बनना है तो उसके लिए 21 साल आपको उम्र चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आपको मिनिमम 35 साल आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कुषाण राजाओं में से कौन जो है कुषाण वंश के संस्थापक था। तो इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो कुजुल कड़फिशेस जो है वो कुषाण वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने मतलब कुषाण वंश ने ही जो है शुद्ध सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। एंड इसमें कनिष्क के बारे में याद रखना है। कनिष्क जो है सबसे पावरफुल शासक था कुषाण वंश में, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें कि जो बौद्ध धर्म था उसमें 2 पार्टों में बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, बाकी इसी के शासनकाल में जो है शक संवत 78 एडी में मतलब शक संवत की शुरुआत हुई थी, और बाद में यही शक संवत को बेस मान करके भारत का कैलेंडर बनवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर बोर्ड है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना है। मतलब कि आर्टिकल मतलब कि जो 2011 जनगणना हुआ था फ्रेंड्स, तो उसके अनुसार से जो कृषि क्षेत्र है जो कि आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है, तो उसमें कितने % पॉपुलेशन जो है वो इसमें इंक्लूड है, मतलब कि कृषि के सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 3 क्षेत्र में हमारा जो बटा हुआ है समाज, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है। प्राथमिक में आपका नेचर से संबंधित जितने भी आपके काम है, जैसे कि खेती हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा, खनन हो जाएगा, तो ये सब आपका प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। द्वितीयक में आपका जो विनिर्माण, मतलब कि इसका यूज करके जो भी आपका नेचर में मौजूद वस्तुएं हैं उसका उपयोग करके जो है उससे कुछ ना कुछ बनाना, तो विनिर्माण का काम यानी कि उद्योग वाला फैक्ट्री वगैरह जो आपका इसमें आता है। बाकी थर्ड में आपका सेवा क्षेत्र आता है, जैसे कि आपका अध्यापक हो गया, बैंकिंग हो गया, अस्पताल हो गया, तो ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। तो हमसे पूछा था कि कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो है यहाँ पर ये इंक्लूड है। तो देखिए, अगर बात करेंगे इसमें तो लगभग 54.6%। ठीक है, 54.6% जो लोग हैं वो आपका मतलब प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि में आपका इंक्लूड है एज अ प्रोफेशन यानी पेशे के तौर पे। बाकी 24.3% लोग आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी कि विनिर्माण में लगे हुए हैं, और 21.1% जो है आपका सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा कि जीडीपी में योगदान जो है किसका कितना है, तो जीडीपी में जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्राथमिक सेक्टर में लोग लगे हुए हैं उसी का यहाँ पर सहयोग जो है सबसे कम है यहाँ पर जीडीपी में। तो सहयोग इसका लगभग 20.9% है। वहीं द्वितीयक सेक्टर का यहाँ पर जो है 25.92% है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है 54% किसका है यहाँ पर, तृतीयक यानी कि जो सेवा क्षेत्र है उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर योगदान है आपका जीडीपी में। भारत का जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 54%। बाकी जो प्राथमिक क्षेत्र में जो लगे हुए हैं उसको रेड कलर प्रोफेशन के नाम से जानते हैं, द्वितीयक जो है उसमें आपको ब्लू कलर के नाम से जानते हैं, और जो सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं उसको वाइट कॉलर प्रोफेशन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बाकी अगर बात करेंगे मेल और फीमेल की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो श्रम शक्ति में जो है मेल का 53.26% भागीदारी है और फीमेल का 25.5% है। लेकिन ये देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अभी अगर हाल ही में अगर जब आएगा तो फिर उसमें आपको ये फीमेल वाला भी देखने को मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि अभी अगर बात करेंगे तो फीमेल भी काफ़ी जगहों पर जो है काम कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इतना बस आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर बोर्ड है, किस मुगल सम्राट के अधीन जो है मराठे मुगलों की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो ये औरंगजेब जो थे, मतलब औरंगजेब के लिए जो है मतलब औरंगजेब एक मुगल सम्राट था जो मराठा थे, मतलब शिवाजी महाराज। ठीक है, तो उसके लिए मतलब बड़ी चुनौती था मतलब कि औरंगजेब के लिए मतलब कह सकते हैं कि औरंगजेब के लिए शिवाजी जो है वो एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शिवाजी एक महान शासक थे। ठीक है, जो आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। ठीक है, शिवाजी के बारे में बात करेंगे तो इनके जो मदर का नाम था जीजाबाई और फादर का नाम था शाहजी। ठीक है,
बाकी एक पुरंदर की संधि हुई थी लगभग 1665 में, जो कि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। जयसिंह कौन था? तो जयसिंह जो है अम्बेर का एक शासक था जो कि औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, तो ये शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की एक संधि हुई थी 1665 में, ये याद रखना है। 1674 में जो है ये मतलब औरंगजेब ने मतलब इनको जो है बंदी बना लिया था। ठीक है, क्या कहते हैं, शिवाजी को। तो 1674 में जो है इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, बाकी आपको बता दें यहाँ पर एक धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, जो कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें कि दोनों ही युद्ध में जो है इन्होंने अपने भाई को दारा सिकोह को हराया था। तो धर्मत का युद्ध याद रखना 1658 में, और सामूगढ़ आपका 1659 में, मतलब लगातार हुआ था 1658 और 1659 में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बाबर ही आपका जो है मुगल एम्पायर का संस्थापक था, क्योंकि इसने जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जो कि आपका लोधी वंश के जो शासक थे इब्राहिम लोधी, उसको हरा करके और मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक साल के बाद 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था राणा संगा से, और 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदिनी राय के खिलाफ, और 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के विरुद्ध। ये चारों युद्ध जो है यहाँ पर बाबर ने जीता था। फिर 1530 में जो है इसका मृत्यु हो जाता है। फिर उसका पुत्र हुमायूं आता है। ठीक है, जो कि 1530 से 1540 के बीच में ये आपका शासन करता है। बीच में ये शासन छोड़ देता है। फिर ये 1555 से 1556 के बीच में करता है। बीच में छोड़ने का कारण ये होता है कि शेर शाह सूरी से इसका युद्ध हो जाता है, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। दोनों युद्ध में जो इसका हार हो जाता है। हार होने के बाद ये फिर मतलब हुमायूं जो है वो ईरान भाग जाता है। ठीक है, जिसको कि उस समय पर्सिया के नाम से जाना जाता था। तो हुमायूं ईरान भाग जाता है, और जब शेर शाह सूरी का मृत्यु हो जाता है तो फिर ये वापस आ जाता है और शासन करता है। ठीक है, लेकिन मुश्किल से एक साल ही कर पाता है। फिर इसका जो है लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में इतना याद रखना है। हुमायूं आपको याद रखना है, इसका जो मूल नाम था मतलब ओरिजिनल नाम मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग था, जो कि बाबर का पुत्र था। फिर हुमायूं के बाद आपका इसका बेटा अकबर आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी शेर शाह सूरी का मकबरा आपको याद रखना है, सासाराम में लोकेटेड है, बिहार में। और क्या, बस इतना ही याद रखिए अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी 17 में बात करेंगे कि इसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की विधि नहीं माना जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण मतलब कि प्राकृतिक संसाधन का मतलब हो गया जैसे कि मिट्टी हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया, तो इन सब को संरक्षण के लिए क्या क्या विधि हो सकता है। तो देखिए, निष्कर्षण जो है वो आपका विधि नहीं हो सकता है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, वन रोपण ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों का प्राकृतिक संसाधन का जो है दोहन कम से कम हो सके। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना था, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी अगर आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो। बाकी 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को आमतौर पर किस क्षेत्र में रखा गया। तो जो आपका सामरिक और राष्ट्रीय महत्व है उसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सहकारी, जिसमें कि आपका कुछ लोकल बॉडीज जो होता है वो मिल करके जो है एक छोटा सा काम को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मतलब कुछ लोग जो है मिलकर कुछ फंडिंग करके एक कार्य शुरू करते हैं, वो आपका सहकारी के अंतर्गत आता है। सहकारी समिति जो कैसे किससे संबंधित है, आपका 97 जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान का उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है आपका आर्टिकल 9B जोड़ा गया था, और DPSP में आपका 43B जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में सब क्लॉज C जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है उसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें आप देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अखम लक्ष्मी देवी को जो है फिल इन द ब्लैंक्स के नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 में इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कौन सा नृत्य से संबंधित है, तो अखम लक्ष्मी देवी आपका जो है मणिपुरी से संबंधित है। एंड बताया भी था सर ने कि जो भी आपका मणिपुरी से संबंधित है इसमें एक्सपोनेंट अधिकतर में आपको देवी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका बिंबावती देवी, लक्ष्मी देवी, गाम्बनी देवी। ठीक है, तो ये सब आपका मणिपुरी से संबंधित है। बाकी विपिन सिंह के बारे में भी आपको कल के वीडियो में बताया गया था कि इनको जो हंजामा का टाइटल दिया गया था। बाकी इसके अलावा दर्शन झाबेड़ी, निर्मला मेहता, ये सारे आपका मणिपुरी से एसोसिएटेड है। ठीक है, मणिपुरी आपका जो है वैष्णवाइट फॉर्म है, जो कि आपका इसमें दो टर्म होता है, जागुई और चोलोम, जिसमें कि जो चोलोम होता है वो मैस्कुलिन मतलब कि पुरुष चीज़ को दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। बाकी मोहिनी अट्टम के बारे में याद रखना है कि मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसमें विष्णु भगवान से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें विष्णु क्या थे, विष्णु भगवान जो है मोहिनी का रूप लिए थे, मतलब कि स्त्री का रूप लिए थे, और अपने डांस से जो जो भी आपके राक्षस थे उनका मन मोह लिए थे। इसीलिए इसको जो है डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस के नाम से जाना जाता है। बाकी जो भी पंच तत्व है, वायु, अग्नि, ये सब,
तो उसमें ये जो है वायु जो है आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित है। इसमें दो आपका टर्म है, एक है आपका तांडव और एक है आपका लास्य। तो जो लास्य वाला है वो फेमिनाइन को दिखाता है, मतलब इसमें पार्वती जो हमारी देवी है, ठीक है, उससे संबंधित है। और जो तांडव है वो भगवान शिव से संबंधित है और वो मैस्कुलिन चीज़ को दिखाता है, ठीक है। एंड ये भी आपका वैष्णवाइट फॉर्म है आपका डांस का, तो याद रखना है। बाकी इसके अलावा एक्सपोनेंट आपको याद रखना है, अगर आपको याद रहता है तो। गोपिका वर्मा, कनक रेले, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता, पल्लवी कृष्णन, कल्याण कोटी, अम्मा, ठीक है। तो ये सारे आपका जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित एक्सपोनेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 20 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 124 से संबंधित है। ऐसे ये भाग 5 में आता है। भाग 5 में टोटल 5 चैप्टर है। इसमें से जो 4th चैप्टर है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 में है। 124 में आपका जो है ये बोला गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। एंड सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का इनॉर्गेनेशन जो कब हुआ था स्वतंत्रता के बाद, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी जब हमारा मतलब संविधान लागू हुआ था तो उसके 2 दिन के बाद है, ठीक है। बाकी हमारा जो पहले स्वतंत्रता से पहले जो फेडरल कोर्ट चला करता था, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद हमारा सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, ठीक है। बाकी अभी वर्तमान में बात करेंगे तो कितने सर्वोच्च न्यायालय में कितने जजेज हैं, तो एक आपका चीफ जस्टिस है, ठीक है, और 33 आपका अन्य जज है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा याद रखिएगा जो पहला उच्च न्यायालय है वो कौन से आपका मतलब अधिनियम से किया गया था, तो 1861 के अधिनियम से। 1862 में आपका कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गया था, उसके बाद आपका मद्रास हाई कोर्ट, उसके बाद आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो कि कोलकाता में आपका स्थापित किया गया था, इसको भी आप याद कर सकते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर का 2 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस दिन आपका चंद्रयान 3 जो है वो आपका लैंड हुआ था, ठीक है। लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। कौन से पॉइंट पर लैंड हुआ था? तो शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट था। इसमें जो रोवर था जो कि आपका सरफेस पे मतलब चलने वाला एक यान था, जो कि प्रज्ञान था। यहाँ पर रोवर उसी को कहते हैं, ठीक है, तो इसका नाम प्रज्ञान था। बाकी इसको जो है LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से, ठीक है। इसका थीम क्या था जो अभी हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया 23 अगस्त को? तो इसका थीम था फ्रेंड्स, टचिंग लिव्स वाइट, टचिंग मून, इंडिया स्पेस सागा, ठीक है। तो ये इसका थीम था। बाकी 16 जनवरी को आपका स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को आपका भाला फेंक दिवस, क्योंकि इस दिन जो हमारे क्या कहते हैं नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का जो है भाला फेंका था, ठीक है, एंड गोल्ड मेडल लाया था इंडिया के लिए। सो उस दिन से हम लोग भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी चौथा देश आपका जो है यहाँ पर चंद्रमा पर पहुँचने वाला चौथा देश है हमारा भारत, लेकिन साउथ पोल पर फर्स्ट यहाँ पर है। साउथ पोल हम लोग को दिखता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा का जो है घूर्णन और परिक्रमण दोनों आपका 27 दिन का ही होता है। तो हम लोग चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट देखते हैं, तो हम उस पार्ट पर अपना जो मिशन है वो भेजे हैं, जहाँ पर हम लोग उसको उस पार्ट को देखे भी नहीं है, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। तो ये इतना फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी आगे देखते हैं, किस देश ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है? तो देखिए PM मोदी को काफ़ी सारे यहाँ पर जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है, ये आपका मतलब ग्रीक ने दिया है PM मोदी को। बाकी इसके अलावा जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द पापुआ न्यू गिनिया भी इनको मिल चुका है। इसके अलावा ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग ऑफ लोगोहू, उसके बाद फिजी हॉनर, ये सब आप मिल चुका है। कहाँ पर कौन सा पुरस्कार है वो आप देख सकते हैं। अगर ड्रैगन ऑफ किंग आएगा तो भूटान में लोगोहू आएगा, मतलब ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर सब में कॉमन है। लेकिन अगर ड्रैगन किंग आएगा तो भूटान में दिया गया है, लोगोहू आपका बोलेंगे तो पापुआ न्यू गिनिया। फिजी की बात करेंगे तो फिजी, और ऑनर आपका जो है ग्रीक, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा जो है लेगॉन ऑफ ऑनर भी फ्रांस के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ माइल आपका इजिप्ट के द्वारा दिया गया है। तो ये सारे के सारे आपका अवार्ड जो है PM मोदी के द्वारा और हाल ही में 2023 से 24 के बीच में ये सारा आपका दिया गया। तो इसमें से कोई सा भी आपको पूछ सकता है आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में, तो सारे को आपको अच्छे तरीके से रट जाना है। तो ये था दोस्तों आज का हम लोग का लेक्चर का रिवीजन, एंड आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा एंड काफ़ी अच्छे से रिवाइज आपका हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो देखिए एग्ज़ाम से पहले आप इस लेक्चर को जो भी मैं करवा रहा हूँ 2-3 बार 4 बार आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें आपको जो यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है।
बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा अभी तुरंत ही, सो उसको आप ले लीजिएगा। बाकी आगे की वीडियो के लिए जो जुड़े रहिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। एंड कमेंट कर दीजिएगा छोटा बहुत जो भी आपको अच्छा लगा है लेक्चर में, ठीक है। और बाकी अगर सुधार वगैरह चाहिए आपको इसमें कुछ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।